नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दिनेश भाई मकवाणा और शोभना बेन महेंद्र सिंह बारैया ने। इन सांसदों ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एकीकृत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। अगर हाँ, तो NMHC और समुद्र पर्यटन सर्किटों के बीच प्रस्तावित समन्वय का ब्यौरा क्या है। क्या गुजरात राज्य के लोथल में NMHC परियोजना को पूरा करने और चालू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। स्थानीय और क्षेत्रीय तटीय अर्थव्यवस्था पर NMHC के आर्थिक और रोजगार संबंधी प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित रूपरेखा या योजना क्या है। इस सवाल का जवाब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि गुजरात राज्य के लोथल में NMHC परियोजना के चरण 1A के लिए पूरा करने की समय सीमा सितंबर 2025 है। NMHC परियोजना के विकास से लगभग 22,000 रोजगार का सृजन अनुमानित है, जिसमें 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 7,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। NMHC के विकास से पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसियों, कारीगरों और स्मृति चिन्ह की दुकानों को बढ़ावा मिलेगा। लोथल के आसपास बेहतर सड़क संपर्कता, सार्वजनिक परिवहन और सुविधाओं से क्षेत्रीय तटीय समुदाय के सभी वर्गों की सामाजिक और आर्थिक बढ़ोतरी होगी। NMHC में समुद्री अनुसंधान संस्थान होगा, जिससे विद्वानों, शोधकर्ताओं और छात्रों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय युवा आतिथ्य, विरासत प्रबंधन, संग्रहालय संरक्षण और पर्यटन में कौशल विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा गुजरात राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के आर्थिक विकास और रोजगार और क्षेत्रीय तटीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए NMHC साइट के आसपास लगभग 196 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लोथल क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया है। LADA पर्यटन, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए जोनिंग को बढ़ावा देगा, जिससे निजी निवेश आकर्षित होंगे। बेहतर अवसंरचना से व्यापार लागत कम होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा और सभी क्षेत्रों से निवेश आकर्षित होगा। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है महिलाओं में कुपोषण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद नलिन सोरेन ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछा कि झारखंड में महिलाओं में बढ़ते कुपोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने इन योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिया। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों, आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन 2.0 नामक अम्ब्रेला मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसके विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य और संघराज्य क्षेत्रों की है। ये मिशन एक सार्वभौमिक स्वचयनित व्यापक योजना है, जहां किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने में प्रवेश संबंधी कोई बाधा नहीं है। इस मिशन को झारखंड के सभी जिलों सहित पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य उन्होंने साझा किया, जिसमें देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना, कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना, स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता और अच्छी खान पान की आदतों को बढ़ावा देना। पोषण केवल भोजन करने तक सीमित नहीं है, इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया स्वच्छता, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल जैसे कारकों से प्रभावित होती है, क्योंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, शिक्षा को शामिल करते हुए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की जरूरत होती है। इसलिए कुपोषण के मुद्दे को प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों, विभागों के बीच परस्पर तालमेल, क्रॉस कटिंग स्थापित करके कुपोषण की चुनौती का समाधान किया जा रहा है। मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन,
और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण, मध्यम तीव्र कुपोषण के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्त अल्पता यानी एनीमिया और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके। इस योजना के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है, ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी विशिष्ट थे। संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट यानी श्री अन्न के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम और उपचार और इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया है। इस समुदाय आधारित दृष्टिकोण में समुदाय में गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का समय पर पता लगाना और उनकी जांच करना, बिना किसी चिकित्सीय जटिलता वाले बच्चों का घर पर ही पौष्टिक स्थानीय खाद्य पदार्थों से प्रबंधन और सहायक चिकित्सा देखभाल शामिल है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के सहयोग से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले सहित देश भर के 5 मिशन उत्कर्ष जिलों में एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन और किशोरियों 14 से 18 वर्ष में पोषण की स्थिति में सुधार के लिए साक्ष्य आधारित आयुर्वेद पहलों के उपयोग के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का संचालन कर रहा है। अब तक बेहतर पोषण प्रदायकी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया है, जिसमें इंटरनेट, वाईफाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरिफायर, आरओ मशीन लगाना और स्मार्ट लर्निंग साधन शामिल है। झारखंड राज्य में कुल 16,775 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का लक्षित विकास करना है। इस मिशन में महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब तक देश भर में पीएम जनमन योजना के तहत निर्माण के लिए झारखंड के 495 आंगनबाड़ी केंद्र सहित कुल 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों का अनुमोदन किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक जनजातीय गांव में जनजातीय परिवारों के अधिकतम लाभार्थी कवरेज के माध्यम से जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के कार्यकलाप में वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 2000 नए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना और 6000 मौजूदा आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत करना शामिल है। झारखंड राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 50 आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आणविक आयोडीन के उपयोग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार के पास देश और विश्व स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण सहित बीमारियों की रोकथाम के लिए आणविक आयोडीन के उपयोग संबंधी कोई आंकड़े उपलब्ध हैं? अगर हाँ, तो देश में आणविक आयोडीन पर किए गए अनुसंधान, विकास और परीक्षणों का ब्यौरा क्या है और बीमारियों की रोकथाम या उपचार में इसकी प्रभावकारिता से संबंधित साक्ष्य क्या है? क्या नैदानिक या नियामक निष्कर्षों के अनुसार इसके उपयोग में कोई दुष्प्रभाव, मतभेद या सुरक्षा संबंधी चिंताएं पाई गई हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? देश में आणविक आयोडीन के उत्पादन, विपणन और उपयोग को विनियमित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है? क्या CDSCO या ICMR जैसी एजेंसियों द्वारा कोई दिशा निर्देश या अनुमोदन जारी या प्रस्तावित किए गए हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पोविडोन आयोडीन दशकों से एक स्वर्ण मानक रोगाणुरोधक रहा है, जिसमें पूर्व में पता लगाए गए बीटा कोरोना वायरस के खिलाफ सिद्ध प्रभावकारिता के साथ माइक्रोबिसाइडल गुण हैं। वैज्ञानिक साहित्य की समीक्षा के अनुसार कुछ अध्ययनों से SARS-CoV-2 प्रबंधन में पोविडोन आयोडीन आधारित माउथवॉश और नेजल स्प्रे के उपयोग से लाभों के संकेत मिलते हैं। हालांकि अध्ययन अपर्याप्त विधियों और छोटे नमूनों को भी दर्शाते हैं।
व्यापक आयोडीन विष विज्ञान चेतावनी देता है कि अत्यधिक प्रणालीगत आयोडीन सेवन थायराइड के कार्य को बाधित कर सकता है और म्यूकोसल जलन, धात्विक स्वास्थ्य और अति संवेदनशीलता प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकता है। आयोडीन एंटीसेप्टिक नियंत्रित टॉपिकल उपयोग और उचित तनुकरण के माध्यम से प्रणालीगत संपर्क को सीमित करके इन जोखिमों को कम करता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है किफायती उर्वरक के उपयोग से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुकांत कुमार पणिग्रही ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने वन आधारित आजीविका और जनजातीय कृषि प्रणालियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों या रासायनिक आदानों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं। अगर हाँ, तो इसके अंतर्गत शामिल क्षेत्रों, कार्यान्वयन एजेंसियों, प्रोत्साहित किए जाने वाले आदानों के प्रकार सहित ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने ऐसे समाधानों को डिजाइन या कार्यान्वित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय या ग्राम सभाओं से परामर्श किया है। अगर नहीं, तो क्या सरकार आकांक्षी जनजातीय जिलों को लक्षित करते हुए स्थायी आदान रणनीतियों के साथ कोई प्रायोगिक परियोजना या समर्पित योजनाएं शुरू करने का विचार रखती है। और जनजातीय किसानों के लिए पारिस्थितिक संतुलन और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक जैविक आदानों को आधुनिक कम लागत वाले उर्वरकों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और वन आधारित आजीविकाओं को बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों और कृषि आदानों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति भी शुरू की है। जैविक खेती, पारंपरिक कृषि पद्धतियों और वनोपज के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने वाली स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से सरकार इन समुदायों के लिए स्थायी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि पद्धतियों को अपनाने पर सक्रिय रूप से बल दे रही है। इस पहल के मुख्य बिंदु भी उन्होंने साझा किए, जिसमें परंपरागत कृषि विकास योजना एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसमें क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। PKVVY के तहत किसानों को जैविक आदानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें आदिवासी और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। इन स्कीमों में किफायती और पर्यावरण के अनुकूल कृषि समाधानों की आवश्यकता को सीधे तौर पर पूरा किया जाता है। अब तक PKVY कृषि भूमि के बड़े हिस्से को जैविक खेती के अंतर्गत लाने में बड़ी सहायक रही है, जिससे असंख्य आदिवासी किसान लाभान्वित हुए हैं। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति पारंपरिक पद्धति को पुनर्जीवित और मान्य करने की एक पहल के रूप में सरकार इस स्कीम के माध्यम से पारंपरिक कृषि पद्धति को बढ़ावा दे रही है। इस पद्धति में प्रभावी रूप से एक शून्य बजट पर्यावरण अनुकूल कृषि मॉडल सृजित करते हुए कृषि आधारित प्राकृतिक आदानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। पीढ़ियों से चली आ रही पद्धतियों को प्रोत्साहित करके BPKP से खेती की लागत न केवल कम होती है बल्कि मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता में भी संवर्धन होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन पूर्वोत्तर राज्यों जहां बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी रहती है उसके लिए समर्पित ये स्कीम सुदृढ़ जैविक मूल्य श्रृंखलाएं विकसित करने पर केंद्रित है। इसमें किसानों को जैविक आदान प्राप्त करने से लेकर उनकी उपज के विपणन तक व्यापक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे क्षेत्र में जैविक कृषि के लिए एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम इस स्कीम के तहत आदिवासी क्षेत्रों के किसानों सहित अन्य किसानों को उनकी मृदा की पोषकता की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्राप्त होता है। SHC स्कीम के अंतर्गत मिट्टी के पोषक तत्वों की कमियों के आधार पर रासायनिक उर्वरकों और जैविक खादों दोनों के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए सुझाव प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन इस स्कीम का भी उद्देश्य में महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अपने विभिन्न उप मिशनों जैसे के माध्यम से NMSA में ऐसी एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाता है जिनमें जैविक खाद और जैविक उर्वरकों के उपयोग पर बल दिया जाता है। ये पद्धतियां स्वाभाविक रूप से अधिक लचीली और महंगे रासायनिक आदानों पर निर्भर होती हैं, जिससे आदिवासी और वन सीमांत क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक संदर्भ के लिए आदर्श है। धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम का उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के माध्यम से धरती माता के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन का सहयोग करना है। सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्र प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम के तहत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों यूरिया, DAP, NPK, MOP की खपत में पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में कमी करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है, जो उर्वरक सब्सिडी की बचत के 50% बराबर है। सरकार पारंपरिक जैविक आदानों को आधुनिक कम लागत वाले उर्वरकों के साथ एकीकृत करके पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने और आदिवासी समुदायों के लिए खेती की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। ये दृष्टिकोण रासायनिक बनाम जैविक के साधारण द्वंद्व से आगे बढ़कर आदिवासी किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं और विवेक के अनुरूप
एक सतत और समग्र कृषि मॉडल पर केंद्रित है। इस पहल का मूलभूत सिद्धांत एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन है, जिसे PKVY, BPKP, SHC, PM प्रणाम और MOVCDNER सहित राष्ट्रीय स्तर की स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मुख्य ध्येय एकीकृत तरीके से जैविक, अजैविक और जैविक घटकों के सभी संभावित स्रोतों का इष्टतम लाभ उठाते हुए फसल की वांछित उत्पादकता को बनाए रखने के लिए मिट्टी की उर्वरता और पौधों की पोषक तत्वों की आपूर्ति को इष्टतम स्तर पर बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपड़ा बाजार में जैविक वस्त्र और प्राकृतिक रूप से रंगीन परिधानों को बढ़ावा देना है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल है राज्यसभा सांसद गोविंद भाई लालजी भाई धोलकिया का। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपड़ा बाजार की तीव्र वृद्धि को देखते हुए जैविक वस्त्रों और प्राकृतिक रूप से रंगीन परिधानों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर क्या सहयोगात्मक पहल की गई है, और जैविक वस्त्रों और प्राकृतिक रूप से रंगीन परिधानों के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाले पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर क्या संयुक्त प्रयास किए गए हैं। इस सवाल का जवाब वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने ऑर्गेनिक वस्त्रों और प्राकृतिक रूप से रंगीन अपैरल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलें की हैं। जैसे राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार अपने 2 घटकों जैसे मेगा क्लस्टर विकास कार्यक्रम और आवश्यकता आधारित विशेष आधारभूत परियोजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त करने पर प्राकृतिक वनस्पति रंगों को बढ़ावा देने और डाई हाउस की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वस्त्र मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रंगों से संबंधित 3 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने शून्य दोष और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव वाले उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों के ब्रांडिंग के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड पहल शुरू की है। IHB के तहत वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय वस्त्र समिति प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने वाले उत्पादों का पंजीकरण करती है और उनके विपणन में मदद करती है। मंत्रालय द्वारा संचालित कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और मूल्यवर्धन पर एक परियोजना भारत में ऑर्गेनिक कपास की आपूर्ति बढ़ाने पर केंद्रित है और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ बाजार संपर्क को भी सुगम बनाती है। ICAR-CICR ने कई सहयोगात्मक पहलें की हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कपास उत्पादन के लिए पद्धतियों का विकास, व्यावसायिक खेती के लिए प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास की बीज किस्मों को जारी करना और ऑर्गेनिक प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास के उत्पादन को बढ़ाना। भारत टेक्स 2025 में जागरूकता बढ़ाने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक डाई के साथ ही मिल्कवीड कपास जैसे ऑर्गेनिक फाइबरों का प्रदर्शन किया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है हरित इस्पात वर्गीकरण और उद्योग संरेखण से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुबेर सिंह सोलंकी ने। इस्पात मंत्रालय से पूछा कि मंत्रालय के हरित इस्पात वर्गीकरण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और ये किस प्रकार निम्न कार्बन इस्पात उत्पादन के लिए एक मानक स्थापित करता है। इस अग्रणी रूपरेखा के हितधारकों द्वारा इस्पात क्षेत्र में सतत निवेश के लिए प्रेरक के रूप में किस प्रकार इसे स्वीकार किया गया है। भारत में अग्रणी उत्पादकों ने वर्गीकरण के उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार संरेखित किया है और वो प्रारंभिक उपलब्धियां या संकेतक क्या हैं जो कार्बन तीव्रता में कमी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के वर्गीकरण के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। इस सवाल का जवाब दिया इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि हरित इस्पात वर्गीकरण का उद्देश्य हरित इस्पात को परिभाषित करना और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी और गैर जीवाश्म ईंधन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाकर इस्पात उद्योगों को हरित इस्पात का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और विचार विमर्श के कई दौर के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया था। हरित इस्पात प्रमाण पत्र उन संयंत्रों को जारी किए जाएंगे जो आवेदन करेंगे और हरित इस्पात वर्गीकरण के अनुसार उत्सर्जन तीव्रता के स्तर को पूरा करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी इस्पात मंत्रालय के तहत एक प्रशिक्षण संस्थान है जो मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन के साथ साथ इस्पात के लिए हरित इस्पात प्रमाण पत्र और स्टार रेटिंग जारी करने वाली नोडल एजेंसी है। अब तक 42 लौह और इस्पात उत्पादकों ने हरित इस्पात प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है NRLM के तहत लक्ष्य की प्राप्ति से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि घरेलू आय बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किन राज्यों में संचालित किया जा रहा है और इस योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष स्थायी आजीविका से जोड़े गए गरीब लोगों की कुल संख्या कितनी है, उनके कार्यों का ब्यौरा क्या है।
इस सवाल का जवाब ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासामी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी राज्यों, संघराज्य क्षेत्रों, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने का लक्ष्य रखा था। देश में जून 2025 तक कुल 10 करोड़ 5 लाख महिलाओं को 90,90,000 महिला स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। DAY NRLM के तहत कृषि आजीविका घटक महिला किसान के साथ मिलकर कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, जिसमें बेहतर पशुधन प्रबंधन पद्धतियां शामिल है ताकि उन्हें खेती की लागत को कम करने, उत्पादन बढ़ाने और जलवायु चुनौतियों से परिस्थिति अनुसार निपटने में मदद मिल सके। महिला किसान परिवारों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत कृषि क्लस्टर आवंटित किए गए हैं। महिला किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुँच के लिए उत्पादक समूहों में संगठित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जून 2025 तक 4 करोड़ 62 लाख महिला किसानों को कवर किया जा चुका है। सामुदायिक संस्थाओं ने महिला किसानों की सहायता के लिए 3 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित आजीविका सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को तैनात किया है। इसके अलावा महिला किसानों को बाजार तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए 1285 महिला स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनियों और 1,95,000 उत्पादक समूहों को प्रमोट किया गया है। महिला किसान परिवारों की आजीविका को मजबूत करने के लिए राज्यों को 6,000 एकीकृत कृषि क्लस्टर आवंटित किए गए हैं। DAY NRLM के अंतर्गत गैर कृषि आजीविका घटक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न आय सृजन गतिविधियों के लिए गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता करता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाना है, जिसमें स्वयं सहायता समूह परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसमें व्यवसाय सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्यम संवर्धन के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का एक संवर्ग भी शामिल होता है। इन सेवाओं में व्यावसायिक विचारों की पहचान करना, व्यवसायिक योजना तैयार करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, बैंक ऋण प्राप्त करना, खातों का रखरखाव रखना और विपणन भी शामिल है। गैर कृषि आजीविका के अंतर्गत जून 2025 तक 4,87,000 उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।